जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, जय जोहार। आज हम हिंदी से संबंधित जो पुराने परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं उनसे संबंधित प्रश्न लेके आए हैं और उनको सोल्व करने का प्रयत्न करेंगे। हम पहला प्रश्न लेते हैं। वह ध्वनि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता वह कहलाती है। अपना पहला ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा ऑप्शन अपना स्वर, तीसरा ऑप्शन है वर्ण और चौथा ऑप्शन अपना कोई नहीं। तो वह ध्वनि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता वह अपना आंसर होगा कौन सा? वर्ण। कौन सा होगा? वर्ण। अगर जिसका खंडन नहीं किया जा सकता या टुकड़े नहीं किए जा सकते तो कौन सी होगी? वर्ण कहलाते। वह क्या कहलाते? वर्ण कहलाते हैं। और जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं वह क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते। क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, ठीक। दूसरा प्रश्न अपनी स्क्रीन पर ये है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? पहला ऑप्शन है अपना 11, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा ऑप्शन है 44 और चौथा ऑप्शन है अपना 25। तो ध्यान रखना साथियों, अगर इसमें ऑप्शन में अपना 52 नहीं है ना, अपना ऑप्शन में क्या नहीं है? 52 नहीं है, तो फिर अपन को जो ऑप्शन है उसी तरीके से चलना पड़ेगा। तो अपन इसमें करेंगे 44। कैसे होगा? 11 तो अपने हो जाते हैं स्वर, 11 कितने क्या हो जाते हैं? स्वर। और अपने 33 क्या हो जाते हैं? व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, वैसे वर्णों की टोटल संख्या पूछ ले पूर्ण वर्ण तो 52 ही होते हैं। यहाँ पर 52 ऑप्शन में नहीं है तो अपन को फिर मजबूरी में अपन को कौन सा करना पड़ेगा? 44 करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में 52 होगा तो 52 ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये देखो तीसरा प्रश्न ये आ गया है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? अब इसमें 52 हो गया तो मैं आपको वैसे बता चुका हूँ कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, जिसको अपन बोलते हैं वर्ण बावनी। कितनी होती है? वर्ण बावनी। और वैसे मैं याद भी कराता हूँ कि अपने ताश के पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। वैसे याद रख लेना, ताश के पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। तो अपने वर्णों की संख्या भी कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 33, दूसरा ऑप्शन है 44, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है अपने 25। स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब होता है अपना छूना, यानी कि अपनी जीवा या तो कभी होठ आपस में स्पर्श करेंगे या फिर जिह्वा कहीं पे स्पर्श करती है। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 25। कैसे लगाकर मैं तक। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, उसमें यर अलावा नहीं है, जो अपना अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं वो नहीं होते हैं, और उसमें व्यंजन स है ये भी नहीं होते। ठीक है, बाकी जब कैसे लगाकर मैं तक कितने? 25 होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण सहायता नहीं लेते उसे कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों, ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें प्रश्न में होगा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती। एक बार वापस समझना प्रश्न को। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती तो वह क्या कहलाते हैं? व्यंजन। पहला ऑप्शन अपना व्यंजन, दूसरा है संयुक्त वर्ण, तीसरा अपना स्वर और चौथा अपना शब्द। इसमें अपना आंसर होगा कौन सा? स्वर। स्वरों में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, किसी की भी सहायता नहीं ली जाती है। इनका देर तक उच्चारण किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? देर तक उच्चारण किया जा सकता है। ठीक है, और ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता या अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जा सकती। ठीक है, बाकी व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं
और व्यंजनों का उच्चारण करते समय किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। तो अपना इसमें आंसर कौन सा होगा? बी। ये अपना सी, ये अपना सी वाला आंसर है, ठीक है। ये बी हो गया, इसी वाला आंसर है, ठीक है। छठवा प्रश्न है अपना, जो वर्ण स्वरों की, ये प्रश्न भी थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है इसमें, जो वर्ण स्वरों की सहायता ली जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न है, इसको अपन को ये प्रश्न ये बताना चाह रहा है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण, व्यंजन, स्वर और शब्द। अभी थोड़ी देर पहले अपने जो इससे पहले प्रश्न था उसमें जो सहायता नहीं ली जाती वह स्वतंत्र होते हैं, वह तो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और इसमें सहायता अन्य ध्वनियों की सहायता ली जाती है या फिर स्वरों की सहायता ली जाती है, उनको क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। सातवां प्रश्न है, जो न तो स्वर और न ही व्यंजन होते हैं, जो न तो स्वर और न ही व्यंजन होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अपना अयोगवाह, दूसरा ऑप्शन अपना ये बी वाला है ना, ये क्या है? बी वाला अपना वर्ण, सी वाला है अपना स्वर और डी वाला है संयुक्त व्यंजन। तो अपना इसमें आंसर कौन सा होगा? जो न तो स्वर और न तो व्यंजन होते हैं वह अपने कहलाते हैं अयोगवाह। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी? अंग और अह। अंग और अह, ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ना तो ये स्वर में गिने जाते हैं और ना ये व्यंजन में गिने जाते हैं। ये वापस प्रश्न ये आ गया। प्रश्न 8वां है अपना, अयोगवाह कितने प्रकार होते हैं? अयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अभी मैंने बता दिया था। फर्स्ट ऑप्शन अपना 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन अपना 2 और फोर्थ ऑप्शन अपना 5। तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? सी वाला आंसर अपना सही होगा 2। कौन कौन सी होती है? अंग और अह, ठीक है सर। दोस्तों साथियों, 9वां प्रश्न, 9वां है अयोगवाह है स्वर व्यंजन। जो इससे पहले प्रश्न आया था 7वां वाला, वह क्या था? नहीं तो स्वर थे नहीं व्यंजन थे, ठीक है। अयोगवाह कहलाते हैं, इसमें ऑप्शन है स्वर कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, विसर्ग या अनुस्वार कहलाते हैं या वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें अपना आंसर क्या होगा? विसर्ग या फिर अनुस्वार, विसर्ग या फिर अनुस्वार कहलाते हैं। ना तो ये स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं? विसर्ग और अनुस्वार होते हैं। अपना तीसरा ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न है अपना, ए और आई किस प्रकार के वर्ण हैं? 10वां प्रश्न है अपना, ए और आई किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठ तालु, तालु। दूसरा ऑप्शन है अपना बी वाला, ये बी वाला है ना, तालु। और सी वाला अपना दंतोष्ठ, दंत होठ है ये दंतोष्ठ है, ठीक है ना, दंतोष्ठ होगा ये, दंत ओष्ठ। और अपना चौथा वाला ऑप्शन है कोई नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? अपना पहला वाला, कंठ तालु। ए आई क्या कहलाते हैं? कंठ तालु। कंठ तालु इसलिए कहते हैं क्योंकि कंठ्य वर्ण क्या है? क है, क है। और कंठ्य वर्ण क है और इसमें ये अपना तालु वर्ण कौन सा? ई। कंठ्य वर्ण कौन सा? ए। कंठ्य वर्ण कौन सा? ए। और अपना तालु वर्ण कौन सा है? ई। ए और ई मिलाकर क्या बनाते हैं? ए और आई। आगे इनका निर्माण होता है ए और आई का। तो कंठ तालु से निर्मित होने के कारण इनको कहा जाता है कंठ तालु या कंठ तालव्य भी इनको कहा जा सकता है, कंठ तालव्य, ठीक है साथियों। तो अपना इसमें आंसर कौन सा सही है? कंठ तालु। ए और आई किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठ तालु, ठीक है। 11वां प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है, निम्न में से अग्र स्वर है, ठीक है। तो पाताल, कंठोष्ठ, सभी में कंठ। तो ये प्रश्न गलत है सर, दोस्त साथियों, ये प्रश्न गलत है। अग्र स्वर जीवा की आकृति के अनुसार अपने स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। एक होते अग्र स्वर, ठीक है, एक होते मध्य स्वर और एक होते हैं पश्च स्वर।
इसमें प्रश्न ही गलत है, जो ऑप्शन है प्रश्न तो सही है लेकिन इसमें ऑप्शन गलत दे रखे चारों, ठीक है ना। तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, वैसे ई, री या फिर अगला वाला ए आई, ये सभी क्या होते हैं अपने अग्र स्वर होते हैं। ये प्रश्न ही गलत है अपना, ठीक है। प्रश्न तो सही है, इसमें ऑप्शन चारों गलत है, ठीक है। ऑप्शन प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नहीं है अपना, उत्तर नहीं है। अगला वाला प्रश्न 12वां अपने स्क्रीन के ऊपर, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ है। तो इसमें पहला उत्तर है अपना, पहला दे रखा है उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए। दूसरा है कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए। तीसरा है बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। चौथा ऑप्शन है अपना, घी हमेशा चम्मच से निकालना चाहिए, ठीक है। तो लोकोक्ति क्या है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो घी हमेशा चम्मच से निकालना चाहिए, इसका कोई औचित्य नहीं है। उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, इसका भी कोई मतलब नहीं है। कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, ये भी नहीं है अपना। वैसे लोकोक्ति यानी कि लोकोक्ति वह चीज़ होती है जिसका जो अपना उत्तर जो है ना वो सही बन जाना चाहिए। तो इसमें अपना ऑप्शन होगा बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। ऑप्शन अपना कौन सा सही है इसमें, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न लेके चलते हैं, 13वां प्रश्न, इसमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, ठीक है ना। भावार्थ सही नहीं है, सुसंगत का मतलब सही नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अपना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ है, यहाँ पे अर्थ भी दे रखा है, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिलता है। इसमें अपन को ढूंढना है लोकोक्ति सही नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अपना, आ बेल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। तो अपना ये पहला भी सही है, इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना साथियों, इसमें नहीं है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो इसमें पहला भी सही है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन है, ठीक है, घर में मथुराकाशी है, ठीक है। आ बेल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, तो ये भी सही है। काला अक्षर भेष बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़ होना, ये भी सही है, ठीक है। आँख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टिबाधिता को अपना नाम सोच समझ कर विचार कर रखना चाहिए। अपना ये चौथा प्रश्न इसमें नहीं है, जो चौथा ऑप्शन है ना वह सही नहीं, बाकी तीनों लोकोक्तियाँ सही है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये भी सही है। आ बेल मुझे मार, इसका भी सही अर्थ निकलता है। तीसरा ऑप्शन अपना, काला अक्षर भेष बराबर, इसका भी सही अर्थ निकलता है, लेकिन अपना चौथा है जिसका सही अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। 14वां प्रश्न है अपना, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। पहला ऑप्शन है अपना, कपड़े की सिलाई खुल जाना। दूसरा ऑप्शन है अपना, बर्तन की कलाई उतर जाना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है रहस्य प्रकट हो जाना, और चौथा ऑप्शन है अपना, कली को खिलकर फूल बन जाना। तो प्रश्न क्या बता रहा है अपना, कलई खुलना। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है रहस्य प्रकट हो जाना, रहस्य प्रकट हो जाना यानी राज खुल जाना। कलई खुल जाना का अर्थ क्या होता है, रहस्य प्रकट खुल जाना या फिर राज खुल जाना, रहस्य प्रकट हो जाना या फिर राज खुल जाना, ठीक है। 14वां प्रश्न है अपना। अब 15वां प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। 15वां प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है, सही है। प्रश्न ये है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना, पेट पर लात मारना, जिसका अर्थ है बुरी तरह पीटना। दूसरा, पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, बगले जागना, इधर उधर देखकर चलना। और चौथा ऑप्शन है, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय होना। तो पहला है पेट पर लात मारना, इसका मतलब बुरी तरह से पीटना, ये सही है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है, ठीक है ना। तो इसमें अपना पेट पर लात मारना, बुरी तरह से पीटना, पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, बगले जागना, इधर उधर देखकर चलना। चौथा है, नाक का बाल होना यानी अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय होना, अत्यधिक प्रेमी होना या अत्यधिक प्रिय होना। अपना इसमें चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन।
नाक का बाल होना, अत्यधिक प्रिय होना या अत्यधिक घनिष्ठ प्रेमी होना। ठीक है, 16वां प्रश्न अपनी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। ये प्रश्न ढंग से पढ़ना। कभी भी अब हम परीक्षा देते हैं ना, तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, इसका जरूर ध्यान रखना साथियों। तो यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है, तो पहला है अंगारे वलना, बहुत कठोर बातें करना। ठीक है, दूसरा अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, और चौथा है आंखें तैरना, क्रोध से देखना। तो पहला है अंगारे उगलना, यानी बहुत कठोर बातें कहना, ये ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। तीसरा ऑप्शन है भांडा फूटना, यानी रहस्य खुल जाना या रहस्य प्रकट हो जाना, ये भी सही है। आंखें तैरना, क्रोध से देखना, ये भी सही है। अपना दूसरा ऑप्शन है अल्लाह को प्यारा होना, यानी ईश्वर का प्रिय भक्त हो जाना, नहीं, इसका उत्तर ये नहीं होता है। अल्लाह को प्यारा हो जाना यानी कि अंत हो जाना, इसका अर्थ होता है अल्लाह को प्यारा हो जाना यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना या अंत हो जाना। तो इसका ये ईश्वर का प्रिय होना ये नहीं है। ठीक है, तो अपना ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो अपना बी ऑप्शन राइट होगा। इसमें कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट होगा, बी वाला। अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, 17वां प्रश्न वापस यही पूछ रहा है, सही नहीं है। ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर नहीं का जरूर ध्यान रखा करो आप। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना। बी ऑप्शन अपना कलेजा ठंडा होना, इसका अर्थ है शांति या संतोष प्राप्त होना। तीसरा ऑप्शन है कमर कसना, अच्छी तरीके से तैयार होना, और चौथा है फटेहाल होना, बहुत गरीब होना। तो इसमें अपने पहले ये ऑप्शन को छोड़ते हैं, पहले दूसरा ऑप्शन लेते हैं कलेजे ठंडा हो जाना यानी शांति या संतोष प्राप्त हो जाना। ठीक है, ये अपना सही है विकल्प, ये यानी कि इसका अर्थ सही है, कलेजा ठंडा होना यानी कि शांति या संतोष प्राप्त हो जाना। अगला वाला है कमर कसना, अच्छी तरीके से तैयार होना या तैयारी करना है अच्छी तरीके से, ये भी सही है। और फटेहाल होना, बहुत निर्धन होना या बहुत गरीब होना, ये भी सही है। अपना पहला ऑप्शन क्या है, इसमें सही नहीं पूछ रहा है, तो बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, नहीं, बाल की खाल निकालना यानी जड़ों तक पहुंचना। ठीक है, तो ये अपना आंसर सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा तो ये नहीं है, तो अपना आंसर यही सही है। ठीक है, सही नहीं पूछ रहा तो ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। 18वां प्रश्न है कमर कसना। 18वां प्रश्न है दाल में कुछ काला होना। ठीक है, मुहावरे का भावार्थ है दाल जल जाना। फर्स्ट ऑप्शन है दाल जल जाना, सेकंड ऑप्शन है अपना दाल में कुछ गिर जाना, तीसरा ऑप्शन है अपना दाल का छौंक जल जाना, और चौथा ऑप्शन है अपना आशंका या संदेह होना। तो दाल में कुछ काला होना का सही सीधा अर्थ निकलता है आशंका या संदेह होना, मन में कोई भेद हो जाना, या शंका या आशंका बोल दो, शंका बोल दो, संदेह होना, उसको बोलते हैं दाल में कुछ काला होना। ठीक है, 19वां प्रश्न अपनी स्क्रीन के ऊपर ओम है, ओइम नहीं है, ये है ओम, ओम ये होता है ना, तो ये है ओम। ठीक है ना, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ह्रस्व स्वर, प्रक्रिया, पोष, दीपम स्वर। ये चारों ऑप्शन इसके सही मेल नहीं खा रहे हैं। वैसे ओम को कहा जाता है प्लुत स्वर। ओम कौन सा स्वर अपना? प्लुत स्वर है, तो वैसे ये चारों ऑप्शन इसके गलत है। ओम होता है अपना प्लुत स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? प्लुत स्वर होता है, जिसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। कौन सा स्वर? त्रिमात्रिक स्वर, यानी कि इसका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा, एक मात्रिक स्वर जो होता है जिसे 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर बोल दो, चाहे प्लुत स्वर बोल दो। ठीक है, तो अपना ओम किस प्रकार का स्वर है? तो ध्यान रखना साथियों, प्लुत स्वर है। कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर। 20वां प्रश्न है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं।
पहला संवृत स्वर, दूसरा है पश्च स्वर, तीसरा है विवृत स्वर और चौथा है ये अर्थ स्वर। इसमें कौन सा ऑप्शन अपना राइट है? संवृत स्वर। यानी ऐसा माना जाता है कि 20 या 25% के आसपास मुंह खुलता है, 20 या 25% के आसपास मुंह खुलता है, तो उनको क्या कहा जाता है? संवृत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवृत स्वर कहा जाता है। ठीक है। जीवा की आकृति के अनुसार, ये तो है मुख की आकृति के अनुसार, मुखाकृति या मुख की आकृति के अनुसार 4 प्रकार होते हैं: संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर या अर्ध स्विरित स्वर। और ये जो पश्च स्वर, ये जीवा की आकृति के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार? जीवा की स्थिति या जीवाकृति के अनुसार होते हैं। जो 3 होते हैं, अग्र, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अपना कौन सा होगा? जिन स्वरों में मुंह सबसे कम खुलता है वो अपना आंसर कौन सा है? संवृत स्वर जिसको कहा जाता है। ठीक है, संवृत स्वर होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं संवृत स्वर। ठीक है। अगला वाला है क्वेश्चन नंबर प्रश्न अपना 21वां है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो वह स्वतः ही जान जाएगा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो ध्यान रखना साथियों, वह स्वतः ही जान जाएगा, तो इसमें है निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। जिन सर्वनाम में खुद, स्वयं, स्वतः या फिर अपने आप आ जाए, अपने आप आ जाए, अपने आप आ जाए, अपने आप आ जाए, तो कौन सा होगा? तो अपने आप, स्वतः, खुद, ठीक है, ये सभी आ जाए तो कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम होता है? वो निजवाचक। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? वह स्वतः ही जान जाएगा। इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। 22वां प्रश्न अपनी स्क्रीन के ऊपर है, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने, अब ध्यान रखना, यहाँ पर पहले नेहरू जी के बारे में बात हो रही है कि नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना साथियों, आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में जिसको कहा जाता है भारत की खोज, भारत की खोज, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है, तो ये आपने के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है निजवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो अपना इसमें उत्तर कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? निजवाचक। ध्यान रखना साथियों, आप शब्द का प्रयोग एक मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है, एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है और एक निजवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है। ध्यान रखना साथियों, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, आप शब्द का प्रयोग एक तो मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, तीनों में अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग शर्तें होती है। तो अभी इसमें नेहरू जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहाँ पर आपने, यानी ये बात किस में की जा रही है? नेहरू जी के बारे में की जा रही है। इसका मतलब होगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम। 23वां वाला अपना प्रश्न ये है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। पहला ऑप्शन है अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है अपना संबंधवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है निजवाचक सर्वनाम। तो ध्यान रखना साथियों, अगर कहीं पर कोई या फिर कुछ पूछ ले, कोई तो होता है सजीवों के लिए, जहाँ पर सजीवों के लिए बातें बताई जाएगी तो उसके लिए कोई दर्शाया जाएगा, और जो निर्जीव होगा उसके लिए कुछ दर्शाया जाएगा। क्या दर्शाया जाएगा? कुछ दर्शाया जाएगा। तो शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। क्या है? कोई छिपा हुआ है। रेखांकित शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक। तो अपना आंसर कौन सा होगा इसमें? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम या तो कोई या कुछ से प्रश्न पूछता है, तो कोई तो सजीव वाला होगा,
यानी कि कोई ना कोई आदमी छिपा हुआ है, कोई सजीव होगा जो छिपा हुआ है। और ये आता है कि जैसे विजय कुछ खा रहा है, विजय कुछ खा रहा है, तो वह निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, तो वह भी अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दो चीजें आती है, ध्यान रखना साथियों, कोई और कुछ। तो ये सजीवों के लिए पूछा गया है, कोई छुपा हुआ है तो कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 24वां प्रश्न हमारी स्क्रीन के ऊपर है। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से? एक तो अब एक चीज बताता हूं मैं आपको साथियों, वैसे सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। कितने हैं? 6 भेद, जिसमें पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें यह प्रश्न पूछ रहा है कि मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। तो पहला है मुझे, तो ये मुझे आ जाएगा, तो ये तो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें करना है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है यह, ये, वह, वे, आप, ये सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, तो यह, ये, वह, वे या फिर इनके विकसित रूप होते हैं जो तुम्हें। अब सेकंड ऑप्शन है तुम्हें, तो तुम्हें तो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हें कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हमें भी कौन सा हो जाता है? हमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। हमें कौन सा हो जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, हमें। ठीक है, अब ये है उन्हें। उन्हें होता है जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, उनके लिए जो उपस्थित नहीं होते। एक तो होता है बोलने वाला वक्ता, एक सुनने वाला श्रोता, और तीसरा होता है जो यहाँ पर नहीं है, उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है, उनके लिए होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें होगा मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। शब्द क्या बनेगा? वाक्य क्या बनेगा अपना? मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। तो इसमें कौन सा होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम? उन्हें होगा। ठीक है, तो इसमें अपना थर्ड ऑप्शन राइट है, सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है, उन्हें। 25वां प्रश्न अपने स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? 25वां प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पुरुषवाची का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाची बोल दो या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम बोल दो, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपना हम, तुम। ये यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो रखी साथियों, ये यो भी में इसकी जगह होगा हम, तुम, ये, वे, में। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है अपना आप, कुछ, जो, ये है। थर्ड ऑप्शन अपना जो, कोई, वह, स्वयं। और फोर्थ ऑप्शन है अपना मैं, तुम, आप, किसी। तो निम्नलिखित में से सभी सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये प्रश्न अपन से पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सभी कौन से है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन से है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा ऑप्शन है आप। आपको हम, ये आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, और निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। एक कुछ समय के लिए अपन मान ले कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम आप है, तो कुछ ये वापस हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो आ गया तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में आ गया। ये है तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है। तो ये भी गलत हो गया अपना। थर्ड ऑप्शन लेते हैं जो, कोई, वह, स्वयं। तो जो वाला ये संबंधवाचक में आ गया, कोई आ गया तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ गया, वह आ गया
तो निश्चयवाचक में भी आ गया और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ गया, ठीक है। और स्वयं ये निजवाचक में आ गया, तो ये भी अपना नहीं है। थर्ड ऑप्शन भी अब सही नहीं है। चौथा ऑप्शन ले, मैं सही है। देखो इसमें क्या, मैं भी सही है, चलो ठीक है, तुम भी सही है, आप भी सही है, लेकिन किसी आ जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अपना कौन सा उत्तर होगा इसमें, हम, तुम, ये, वे, मैं। पहला ऑप्शन अपना सही है। 26वां प्रश्न लेके चलते हैं हम। 26वां प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम साथियों ध्यान रखना, जिसमें कोई या फिर कुछ से प्रश्न पूछा जाता है, कुछ से बोला जाता है, कोई या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें कोई या फिर कुछ का प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, तो ये आ गया कुछ नहीं कह सकते। हम खुद ही इधर आ गए, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया, ये हो नहीं सकता, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तुम कॉलेज कब जाओगे, ये कौन सा है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन वाक्यों में कोई या कुछ की बात हो, तो वह कौन सा सर्वनाम होता है, अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर कुछ, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, तो अपना पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 27वां वाला प्रश्न है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अब साथियों ध्यान रखना, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है यह और वह, यह और वह, तो या फिर इसके विकसित रूप आता है यह, ये, जो भी आते हैं। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम, साथियों यहाँ पर देखना, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। तो पहला है, अरे नालायक तू क्या कर रहा है, तो वैसे प्रश्नवाचक है, और वैसे और पता किया जाए तो ये तू आता है, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है और प्रश्नवाचक है, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा पूछे तो इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन लेके चलते, पहले कुछ समय के लिए दूसरे प्रश्न को रहने देते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपना, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, तो ये वापस प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी आता है, और कोई से प्रश्न पूछे अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी हो सकता है, ठीक है। कोई की बात, कोई से वाक्य पूछ रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, पीछे प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है। आपका शुभ नाम क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो प्रश्न क्या है अपना, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चितता का बोध हो, जिन वाक्यों में निश्चितता का बोध होता है, किसका बोध होता है, निश्चितता का बोध होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें यह और वह, ये, वे, इसका, इसकी, ये, इस शब्द में है। इस वाक्य जैसे दूसरा ऑप्शन है अपना, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, देखो इशारा करके बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, निश्चय, ये निश्चय हो गया कि इसी पुस्तक की बात कर रहा है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, तो ये कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अपना बी ऑप्शन, अपना सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न लेकर चलते हैं हम। अति का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक बोल दो, चाहे विलोम बोल दो, बात वही है, ठीक है, या विपरीत बोल दो, बात वही, विपरीत, तो बात वही है। अति का विपरीतार्थक शब्द है, न्यून, कम, अल्प, नगण्य। तो ध्यान रखिए इसका साथियों, अति का विलोम शब्द जैसा पूछा जाए उसी के अनुसार हमको जवाब देना पड़ता है। तो ये पूछ रहा है कि अति का विपरीतार्थक शब्द, अति का मतलब होता है अधिक, वैसे पूछा जाए तो अति का मतलब क्या होता है, अधिक। तो अति से ही अपना उत्तर निकलेगा। अति का मतलब होता है अधिक, तो अल्प का मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। अगर बात आ जाए अधिक, अधिक का विलोम या
विपरीतार्थक पूछ ले तो होगा न्यून होगा। क्या होगा? न्यून होगा। ज्यादा का पूछ ले तो कम होगा। ज्यादा किससे संबंधित है? कम से। यहाँ पर पूछ रहा है अति, जिसको बोला जाता है, आपने नाम सुना होगा अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि। जहाँ पर ज्यादा अधिकता हो जाए किसी चीज की तो अति बोला जाता है, और जहाँ पर बिल्कुल न्यूनता हो जाए वहाँ पर अल्पता को दर्शाया जाता है। तो अपना ऑप्शन अति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? अल्प होगा। कौन सा होगा? अल्प होगा। अगला ले प्रश्न 19वां अपने स्क्रीन के ऊपर प्रश्न है, अनुज का सही विलोम है। अनु का मतलब होता है बाद में। अनु का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब होता है बाद में, जैसे जन्म लेना। बाद में जन्म लेना उसको कहते हैं अनुज। छोटे को क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है। और बड़े को कहा जाता है अग्रज। बड़े को क्या कहा जाता है? अग्रज। अग्र का मतलब होता है पहले। अग्र का मतलब क्या होता है? पहले। जैसे होता है जन्म लेना। जैसे क्या होता है? जन्म लेना। जो पहले जन्म लेता है उसको अग्रज कहा जाता है। अनु का मतलब होता है बाद में, जैसे जन्म लेने वाला। जो बाद में जन्म लेता है उसे अनुज कहता है। जो छोटे भाई को तो क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है। और बड़े को क्या कहा जाता है? अग्रज कहा जाता है। ठीक है, ये है। और अगला वाला 30वां वाला लास्ट 30वां वाला एक और प्रश्न इसके बाद में एक किया। ठीक है, इसके बाद में 2 प्रश्न और है। तो 30वां प्रश्न अपना स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देव शब्द का विलोम है। तो पहला है दानव, दूसरा है दुर्देव यानी बुरा देव, दुर्देव। तीसरा है दुर्भाग्य। जैसा विलोम शब्द में प्रश्न पूछे उसी के अनुसार अब हमें जवाब देना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है दुर्भाग्य, तो ये तो हो भी नहीं सकता, प्रश्न पढ़ते ही पता चल रहा है अपन को। और चौथा है दुर्जन, ये सज्जन का विलोम शब्द है। सज्जन का पूछ ले तो ये किसका है? दुर्जन। सज्जन का मतलब अच्छा आदमी, दुर्जन यानी बुरा आदमी। तो देव शब्द का विलोम क्या होगा? दानव। देव का क्या होगा? दानव। जिसको देव का अगर पर्यायवाची पूछ ले तो देव का सुर भी होता है। ठीक है, देवता भी होता है। ठीक है, सुर, देवता। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची है? देव के पर्यायवाची है। ठीक है, जो अजर भी है, अजर भी आ जाए तो भी किससा है? देव से रिलेटेड है, देव से संबंधित है। 31वां प्रश्न हमारी स्क्रीन के ऊपर है, अग्र का विलोम शब्द है। अग्र का मतलब होता है आगे। अग्र का मतलब क्या होता है? आगे। अग्र का मतलब क्या होता है? आगे होता है। अग्र बराबर होता है आगे। अग्र का मतलब होता है आगे। तो पीछे देखो, जैसा प्रश्न पूछा गया विलोम शब्द में, मैंने पहले भी बात बताई थी, जैसा पूछा गया उसी के अनुसार जवाब देना पड़ता है, उसी के अनुसार अपना उत्तर निकालना पड़ता है। अग्र का मतलब होता है आगे, तो पीछे को कहा जाता है पश्च। पीछे को क्या कहा जाता है? पश्च यानी बाद में। अग्र का मतलब हो गया आगे, तो पीछे को क्या कहा जाता है? पश्च। तो अपना कौन सा उत्तर सही होगा? पश्च वाला। अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? पश्च होगा। लास्ट वाला प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गरल का विलोम शब्द है। गरल का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है अपना सुधा, दूसरा ऑप्शन है अपना गीला, तीसरा ऑप्शन है गौरव और चौथा ऑप्शन है तरल। तो गरल, वैसे पहले गरल के बारे में जानना पड़ेगा। गरल का अर्थ क्या होता है? गरल का अर्थ होता है विष बोल दो, चाहे जहर बोल दो, चाहे हलाहल बोल दो, हलाहल, या कालकूट बोल दो, जो भी बोल दो। तो गरल का विलोम शब्द, गरल का मतलब होता है जहर। तो अब हम, गरल का मतलब क्या होता है? जहर। तो अब हमको अमृत का पता लगाना है। अमृत को क्या कहा जाता है? देखो, गीला, गीला का कोई मतलब नहीं है। गौरव, गौरव से भी कोई मतलब नहीं है। तरल, तरल से भी कोई मतलब नहीं निकल रहा। सुधा, अमृत का पर्यायवाची जो है सुधा। अमृत का पर्यायवाची क्या क्या है? देखो, सुधा, सुधा, सुधा। ये किस सुधा किसका पर्यायवाची है? अमृत का है। गरल किसको कहते हैं? जहर को कहते हैं। सुधा किसको कहते हैं? अमृत को। अमृत को और क्या कहते हैं? पीयूष। ठीक है, अमीय, अमी, सुरभोग,
देवभोग, ये सभी किसके पर्यायवाची है? अमृत के पर्यायवाची। तो गरल का मतलब होता है विष या जहर, तो सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत। तो अपना 32वें का आंसर कौन सा होगा? पहला वाला। 32वें का आंसर कौन सा होगा अपना? सुधा, पहला वाला। ठीक है साथियों, अगर आगे प्रश्न नहीं है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा और साथ में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी कहीं पे कोई छोटी मोटी अगर त्रुटि दिखी हो तो आप बता सकते हो। और आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, लाइक कमेंट और शेयर होना चाहिए सब दोस्तों साथियों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना साथियों। ठीक है, तो इसी के साथ हम विराम देते हैं अपने प्रश्नों का।